हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। कल हमने भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के बारे में पढ़ा था, जो हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम के बारे में बताता है। आज उसी के दो लैंडमार्क केसेस को हम देखेंगे, जिससे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 के अंदर अंतर संबंधों को जानेंगे। तो आइए तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने कल पढ़ा था, उससे आगे देखिए। कल हमने पढ़ा था कि जो आर्टिकल 21 है उसमें हमें राइट टू लाइफ और पर्सनल फ्रीडम दी गई है। उसी के साथ उस पर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, संविधान द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य विधि की स्थापित विधि स्थापित प्रक्रिया विधि स्थापित प्रक्रिया द्वारा आर्टिकल 21 पर प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध लगा सकता है। तो हमने पढ़ा था कि राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत आर्टिकल 21 पर प्रतिबंध लगा सकता है। अच्छा, इसी में कहा गया था कि प्रोसीड्यूर प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि संसद कोई भी विधि स्थापित करके आर्टिकल 21 को स्वतंत्रता के अधिकार को छीन सकती है, राइट टू लाइफ और पर्सनल फ्रीडम को छीन सकती है। अच्छा, अब विवाद किस बात पे आता है, आप देखिए विवाद का कारण क्या था। तो विवाद का कारण ये था कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत, यानी प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी विधि की स्थापित प्रक्रिया विधि स्थापित प्रक्रिया प्रक्रिया जो आर्टिकल 21 में कही गई थी, लेकिन वही अन्य मूल अधिकारों में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि विधि की उचित प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है। तो ऐसा तो था नहीं कि हमारे जो भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे वो मूर्ख थे, जिन्होंने सभी मूल अधिकारों में विधि की उचित प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस बाय लॉ को अपनाया है, और आर्टिकल 21 प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ को अपनाया गया है। तो जो भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग संविधान था, उसके अंतर्गत आर्टिकल 21 में भी विधि की उचित प्रक्रिया को अपनाया गया था। यह बात लिखित थी कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत विधि की उचित प्रक्रिया लागू होगी, यानी कि संसद मनमानी तरीके से किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकती है। उसके लिए उसकी न्यायपालिका है, उसकी विधि की उचित प्रक्रिया की जांच कर सकती है। लेकिन जब संविधान सभा में इसके ऊपर बहस हुई, तो अन्य द्वारा यह सुझाव दिया गया, चर्चा में यह बात सामने आई कि अगर कल को मान लीजिए कोई व्यक्ति ने तय कर लिया है कि भारत की एकता अखंडता को तोड़ना है और भारत में सांप्रदायिकता क्षेत्रवाद को फैलाना है और भारत के टुकड़े करने हैं, तो उसको इस आधार पर गिरफ्तार किस प्रकार किया जाएगा? क्योंकि उसको जब आर्टिकल 21 उसकी स्वतंत्रता को छीनेंगे भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए, तो इस अधिकार के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा किसी व्यक्ति की क्षमता को, पर्सनल फ्रीडम को छीना जा सकता है। तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ही नहीं पाएगा, राज्य किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर नहीं पाएगा। और अगर किसी व्यक्ति की भारत को एकता और अखंडता संप्रभुता को तोड़ने की मंशा है, तो उसमें सफल हो सकता है। तो ये इन सब बहसों को, विचारों को सुनने के बाद भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में विधि की स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया। ऐसा नहीं है कि उन्हें मालूम नहीं था कि विधि की उचित प्रक्रिया क्या क्या प्रभाव रहेगा और विधि की स्थापित प्रक्रिया का क्या प्रभाव रहेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि संविधान सभा की बहसों को, चर्चाओं को
पढ़ना आवश्यक है, सुनना आवश्यक है। जब तक हम भारतीय संविधान की विचार विमर्श चर्चाओं को नहीं सुनेंगे तो हम भारतीय संविधान के जो हमारे सदस्य हैं उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे कि उनकी मंशा क्या थी, भावनाएं क्या थी। इसलिए अगर केवल आर्टिकल को पढ़कर या फिर आर्टिकल को रटकर किसी यूट्यूब पर किसी भी आर्टिकल को सुनकर अगर हम किसी से बहस करने लग जाते हैं इस बात पर कि नहीं तो न्यायपालिका तो गलत कर रही है, न्यायपालिका ये न्यायिक सक्रियता है, न्याय जब मर्जी आती है, जब स्थापित प्रक्रिया बता देती है, जब मर्जी आती है विधि की उचित प्रक्रिया बता देती है। ऐसा नहीं है। ये विधि की उचित प्रक्रिया संविधान की मूल भावना है जो हर मौलिक अधिकारों में इसको अपनाया गया है। तो इन दोनों के अंतर्गत क्या था, ये विरोध था, विरोध उत्पन्न हो रहा था, विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। और इसी के अंतर्गत एक वाद आता है जो ए.के. गोपालन वाद था, काफी प्रसिद्ध वाद था। ए.के. गोपालन साहब राष्ट्रीय समता से ही एक अच्छे समाजवादी थे और वह क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भागीदार थे। और सरकार ने ए.के. गोपालनवाद की सक्रियता को देखते हुए, सत्यवाद को देखते हुए ए.के. गोपालन को बंदी बना रखा था। ए.के. गोपालन को बंदी बनाया गया था और उसी के थ्रू 1950 में ए.के. गोपालन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल ली। सुप्रीम कोर्ट में इसका केस गया जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि जो मुझे जो बंदी बनाया गया, गिरफ्तार किया गया, वो मेरे आर्टिकल 21 का हनन है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। लेकिन उनको मालूम था कि आर्टिकल 21 न्यायपालिका ने कहा था कि आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ यानी कि विधि की स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए आर्टिकल 21 को मुझे गिरफ्तारी का कारण सही बताया जा रहा है, एक बार के मान लिए कि आर्टिकल 21 सही है, तो कम से कम मुझे आर्टिकल 19 के 1 के डी के तहत, यानी कि पूरे इसमें क्या बताया गया था, इसमें बताया गया था कि किसी व्यक्ति को पूरे भारत में आबाद भ्रमण यानी फ्री टू मूव का अधिकार दिया गया है। क्या था इसमें? फ्री टू मूव यानी भ्रमण का अधिकार, पूरे भारत में कहीं भी भ्रमण का अधिकार दिया गया था। तो इसके तहत भी मेरी जो गिरफ्तारी है वो मुझे मेरे आर्टिकल 19(1) के अधिकार यानी कि पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से भ्रमण के अधिकार को उल्लंघन है। लेकिन इसमें उच्चतम न्यायालय ने बड़ा ही विचित्र इसका सुझाव दिया। इसका सुझाव में 5 न्यायाधीशों की, सीनियर न्यायाधीशों की बेंच बैठी, जिसमें 4-1 से फैसला हुआ। सॉरी 6 न्यायाधीशों की बेंच बैठी जिसमें 4-2 से फैसला हुआ। और इसमें कहा गया कि जो एक गोपालवाद में आर्टिकल 21 की जो उल्लंघन हुआ है वो सही है, क्योंकि इसमें बताया गया कि जो विधि की स्थापित प्रक्रिया है वो उचित है, विधि की स्थापित प्रक्रिया है वह उचित है, प्रक्रिया उचित है। और साथ में कहा कि जो व्यक्ति की समता का अधिकार है, दैहिक समता का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, वो कार्यपालिका के विरुद्ध है, यानी कि पुलिस के विरुद्ध है, विधायिका के विरुद्ध नहीं है। तो विधायिका इसे विधि की स्थापित प्रक्रिया द्वारा छीन सकती है। इसी के साथ एक बात और कही जिसमें कहा गया कि जो आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 19 है वो पूरक नहीं है, अलग अलग है, यानी अलग है। यानी आप एक ही साथ दोनों आर्टिकल को मर्ज करके, कोलैप्स करके ये नहीं कह सकते, एक ही साथ उसको सुप्रीम कोर्ट में उसकी मांग नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 21 अलग है और आर्टिकल 19 अलग है। तो ये दो बातें ए.के. गोपालनवाद में बताई गई। उसके बाद फिर इमरजेंसी का समय हुआ। इमरजेंसी के समय में जो ये गिरफ्तारी किए हुए थे, उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी थी वो हार गई और जनता पार्टी की सरकार आ गई। जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन्होंने ये तय किया कि जो
आपातकाल के दौरान हमारे जो इतने नेताओं को, लगभग 40,000 नेताओं को बंदी बनाया गया था, उनका बदला लेंगे। और जैसे ही उन्हें पता चला कि जो संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और वह विदेश जाने की तैयारी में है, तो वह कहीं देश छोड़कर नहीं चली जाए, यानी देश से छोड़कर भाग नहीं जाए, तो उसके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया सरकार द्वारा, जनता पार्टी द्वारा उसके मेनका गांधी के पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया। तो उसके खिलाफ मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुनवाई के लिए केस डाला, जो मेनका गांधी वाद से फेमस है। मेनका गांधी वाद से फेमस है, जो 1978 में गया था। तो जनता पार्टी चाहती थी कि जो हमारे साथ हमको बंदी बनाया गया था उसका बदला लें हम। और मेनका गांधी थी, वो विदेश जाने की तैयारी में थी, क्योंकि पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया था उन्होंने, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया था। तो सरकार द्वारा मेनका गांधी के पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया और इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में गई, सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में उसने वही डाला कि मेरे आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 का हनन हुआ है, यानी पर्सनल फ्रीडम में कहीं भी आ जा सकती हूं। साथ ही आर्टिकल 19 समानता के अधिकार का हनन हुआ है, कहीं भी आने जाने की समानता है। आर्टिकल 21 मेरे जीवन व दैहिक समानता, पर्सनल फ्रीडम, कहीं भी आने जाने की समानता का उल्लंघन हुआ है। तो इसके केस में उच्चतम न्यायालय ने फिर एक बेंच बैठी, 7 वरिष्ठ न्यायाधीशों की बेंच बैठी, जिसके अंतर्गत यह फैसला 7-0 से पास कर दिया गया। और इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई जो आर्टिकल 21 के तहत विधि की स्थापित प्रक्रिया है वो मनमानी नहीं हो सकती, यानी कि अतार्किक नहीं हो सकती, यानी कि जो प्रक्रिया है वह अतार्किक नहीं हो सकती, मनमानी नहीं हो सकती। यानी कि जो विधि की स्थापित प्रक्रिया है उसको प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होना पड़ेगा। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि आप किसी भी फैसले में, अपने फैसले में स्वयं जज नहीं हो सकते, पहला। दूसरा कि आपको सभी पक्षों को सुनना होगा, उससे पहले आप निर्णय नहीं ले सकते। यानी कि न्याय के दुनिया में माना जाता है कि जब तक आप सभी पक्षों को सुन नहीं लेते तब तक आपको निर्णय नहीं करना चाहिए। यानी सभी पक्षों को अपने पक्ष रखने का अधिकार है, यानी सभी पक्षों को सुनने के बाद ही निर्णय लिया जाता है। इस न्याय के सिद्धांत को आप अपने जीवन में भी अपनाइए। अपने जीवन में भी आप सभी पक्षों को सुने बिना किसी निर्णय पर मत पहुंचिए, चाहे सामने वाला पक्ष कितना ही ऑथेंटिक हो, कितना ही विश्वसनीय हो, लेकिन फिर भी आप सभी पक्षों को सुने बगैर, सभी पक्षों को आमने सामने सुने बगैर, सत्य को जाने बगैर आप किसी भी निर्णय पर मत पहुंचिए। मैंने आपको पहले भी जॉन स्टुअर्ट मिल की न्याय सिद्धांत के बारे में बताया था, जिसने उन्होंने कहा था कि कोई भी विचार पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता, कोई भी विचार पूर्ण रूप से झूठ नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे पहले आप न्याय के सिद्धांत को अपने जीवन में लागू कीजिए कि जब तक आप सभी पक्षों को सामने रखकर, दोनों पक्षों के जितने भी पक्ष बनते हैं उनको सुन नहीं लेते हैं, तब तक किसी भी निर्णय पर मत पहुंचिए। क्योंकि सामने दोनों पक्षों को सुनने पर यह सहूलियत खत्म हो जाती है कि व्यक्ति झूठ बोलेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पीछे से झूठ बोल सकता है, सामने आने पर झूठ बोलने की संभावना खत्म हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो सभी पक्षों को सुनने के बाद ही आप सत्य तक पहुंच सकते हैं, इसके बिना सत्य तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कभी भी आपको जानना है कि किस पक्ष में सत्यता है, किस पक्ष में झूठ है, तो दोनों पक्षों को सामने लाइए, दोनों पक्षों को सुनिए, इन जितने भी पक्ष बनते हैं तो सभी पक्षों को सुनिए और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचिए। तो इसी में बताया उच्चतम न्यायालय ने
कि जो प्रक्रिया होगी वो अतार्किक और मनमानी नहीं होगी, यानी कि रीजनेबल होगी, तार्किक होगी, लॉजिकल होगी, रीजनेबल होगी, लॉजिकल होगी। इसका मतलब लॉजिकल होने का मतलब वही हो गया अंतिम रूप से कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, न्यायपालिका यह जांच कर सकती है कि जो प्रक्रिया है वो अतार्किक तो नहीं है, अनरीजनेबल तो नहीं है, अनलॉजिकल तो नहीं है, मनमानी तो नहीं है। तो इसमें भी मान्य गांधीवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा कह दिया गया कि जो प्रक्रिया है वो डीएलपी यानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होगी, मनमानी नहीं हो सकती। और इसी के साथ ये वाद आने के बाद समानता के अधिकार का विस्तार अनंत हो गया, फैलता गया, इसके अंदर अनेक पक्षों को जोड़ दिया, इसी के अंदर राइट टू प्राइवेसी आता है, निजता का अधिकार आता है। निजता के अधिकार के अंतर्गत वैवाहिक संबंध, स्वतंत्र चयन, जीवन साथी का चयन, यौन इच्छाओं का चयन, यूथेनेशिया आदि अधिकार दिए गए हैं व्यक्तियों को। तो इसके अंदर फिर आर्टिकल 21 का विस्तार हुआ। जो आर्टिकल 21 विस्तार में बहुत सारे केस आए और इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जीवन और दैहिक समानता का मतलब पशुवत जीवन से नहीं है, गरिमापूर्ण जीवन से, गरिमापूर्ण जीवन से। और साथ में कहा कि जो आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 19 है वो अलग नहीं है, अंतर संबंधित है, अंतर संबंधित है, अंतर संबंधित है। क्योंकि व्यक्ति जब तक आर्टिकल 19 को कैसे हासिल करेगा जब उसको जीवन व दैहिक जीने का अधिकार ही नहीं मिलेगा। वो जिंदा रहेगा तभी तो आर्टिकल वाक और व्यक्ति की समानता प्राप्त करेगा। आर्टिकल 21 उसे प्राप्त पूर्ण रूप से मिलेगा तभी तो आर्टिकल 19 को वो इस्तेमाल कर सकता है। आप उसके जीने के अधिकार को छीन लोगे तो उसकी वाक और व्यक्ति कहां से बचेगी। यानी व्यक्ति जीवित होगा तभी तो वाक और व्यक्ति संपूर्ण भारत में भ्रमण के, आबाद भ्रमण का अधिकार, ये सभी इस्तेमाल कर सकता है। अगर व्यक्ति का जीवन एक समाप्त हो जाएगा तो आर्टिकल 19 का इस्तेमाल कब करेगा। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 है वो अलग नहीं है, अंतर संबंधित है। साथ ही में यह भी कहा कि स्वतंत्रता का मतलब पशुवत जीवन से नहीं है, गरिमापूर्ण जीवन से है। यानी कि ये नहीं कि हम आप कह रहे हो कि व्यक्ति जिंदा तो है, देखिए जिंदा है, यानी जिंदा केवल जिंदा रहना व्यक्ति की गरिमा का हनन है। क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और व्यक्ति की समाज में गरिमा है, पहचान है, तो उस गरिमा को बनाए रखना आर्टिकल 21 की जिम्मेदारी है। तो व्यक्ति को पशु की बात ट्रीट नहीं किया चाहिए कि पशु को कहीं भी बेल से बांध दिया लेकिन जिंदा रखा, खाना दे दिया टाइम का। व्यक्ति को उस प्रकार ट्रीट नहीं किया जा सकता क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है। तो इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि व्यक्ति को पशुवत समानता नहीं, गरिमापूर्ण समानता से आशय है। इसी के अंदर आर्टिकल 21 और 19 में बताया कि दोनों अंतर संबंधित हैं और उसी के साथ इसका विस्तार हो गया। इसमें बताया गया कि जीवन का अधिकार गरिमापूर्ण अधिकार से है, त्वरित सुनवाई का अधिकार है, त्वरित सुनवाई, त्वरित सुनवाई का अधिकार है। जो हुसैन आरा खातूनवाद, हुसैन आरावाद, खातूनवाद, हुसैन आरा खातूनवाद। उसी के साथ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, पर्यावरण अधिकार, जिसमें एमसी मेहतावाद में अंतर्गत दिया गया है। उसी के साथ निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार आया। जो के.एस. पुट्टास्वामी वाद के अंतर्गत आया गया है। उसी के साथ निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया कौन से संशोधन के द्वारा, 86वें संशोधन के द्वारा, 86वें संशोधन के द्वारा। तो ये आर्टिकल 21 का मेनका गांधी वाद के बाद जो कि लैंडमार्क मार्क था 7-0 से तय किया गया। कोई भी इसका विरोध में नहीं था, सातों के सातों सीनियर जज थे वो इसके फेवर में थे और एक लैंडमार्क केस साबित हुआ। इसके बाद आर्टिकल 21 जो कि जीवन और दैहिक समानता का काफी विस्तार होता चला गया। आज तो बहुत सा इसका काफी विस्तार हो चुका है। इसमें सोने का अधिकार भी शामिल है,
सूचना का अधिकार भी शामिल है, निजता का अधिकार भी शामिल है, अमुक रहने का अधिकार भी इसमें दिया गया है। यानी व्यक्ति, ये ऐसा नहीं है कि वह को व्यक्ति की क्षमता है, चुप रहने का अधिकार भी है, व्यक्ति को मूक रहने का अधिकार भी दिया गया है। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस वाद के, मेनका गांधी वाद के बाद इस आर्टिकल 21 का काफी विस्तार हो चुका है। तो इसी के साथ हम इजी तरीके से, आसान तरीके से हमारे भारतीय संविधान को पढ़ते रहेंगे, भारतीय व्यवस्था को पढ़ते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। और मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले समय में निजता के अधिकार, केस फुट्टा समाजवाद के बारे में एक डिटेल वीडियो लाऊं, जिसके बारे में हम सबको जानना आवश्यक है, हमारे समाज को जानना आवश्यक है। क्योंकि हमारे समाज में अभी भी वही पुरानी धारणाएं, मान्यताएं, जाति, धर्म मस्तिष्क में फंसी हुई हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं इन तागों को तोड़ सकूं, इन जंजालों को तोड़ सकूं जो पारंपरिक परंपराओं से बंधी हुई हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल आधुनिक हो जाए, पश्चिमी आधुनिकरण को अपना लीजिए, लेकिन कम से कम मनुष्य को मनुष्य समझा जाए, इतने अधिकार आप व्यक्ति को दीजिए। यानी कि जो आधुनिकरण है और जो पश्चिमीकरण है, प्राचीन संस्कृति, उनका समन्वय हो, एक बीच का रास्ता अपनाया जाए। अरस्तु ने कहा कि दो अतियों के बीच का मध्य मार्ग ही जीवन की सहज संतुष्टि है, उसी को जीवन में उतारना चाहिए। यानी कि जीवन में हमेशा मध्य मार्ग में चलना चाहिए। किसी की चीज की भी अति हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक हो सकती है, चाहे वो किसी की भी अति हो। इसलिए हमें दो अतियों के बीच के मध्य मार्ग को अपनाना चाहिए, जो एक महान दार्शनिक अरस्तु, ग्रीक दार्शनिक के कथन है। इसलिए इसी प्रकार महान दार्शनिकों को, अच्छी पुस्तकों को पढ़ते रहिए। अगर आप भी मेरी तरह पुस्तकों के पढ़ने में इच्छुक हैं तो मैं आपको कुछ पुस्तकें एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना के सजेस्ट कर दूंगा। अगर आप कहेंगे तो कमेंट में बता दिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।